हेलो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट चैप्टर हो चुका है ग्रेविटेशन और ये उसका एक्सरसाइज है। ठीक है, अब मैं एक्सरसाइज इसलिए समझा कर दे रहा हूँ क्योंकि देखिए एक्सरसाइज में बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिस पर ऑलरेडी टॉपिक चैप्टर में हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो आपको उसका आंसर समझा कर देने की ज़रूरत होती है। और दूसरी एक बात कि एक्सरसाइज पर ही ज़्यादा फोकस रहता है बोर्ड एग्जामिनर का। आपके बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में एक्सरसाइज में के ही आते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक्सरसाइज पे फोकस करना ही होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। स्टडी द एंट्रीज इन द फॉलोइंग टेबल एंड रीराइट देम पुटिंग द कनेक्टेड आइटम इन अ सिंगल रो। यानी मैचिंग द पेयर वाला क्वेश्चन है। सिर्फ आपको क्या दिया है, 2 के जगह 3 कॉलम दिए। ठीक है, ये नोट्स जो है आपके सामने दिख रहे हैं अभी, इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा। ठीक है, आप क्लिक कर लीजिएगा, आपको ये नोट्स मिल जाएंगी। मेरा एक ब्लॉग है, उस ब्लॉग पर ये सब नोट्स अवेलेबल है। ठीक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। वैसे आपको यहाँ पर भी देख लीजिए आप, इस ब्लॉग का नाम notes10th.blogspot.com। ठीक है, आप डायरेक्ट एड्रेस बार में ये डालोगे तो भी सर्च हो जाएगा, गूगल पर नहीं होगा सर्च, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सीधा आपको लिंक देने वाला हूँ। ठीक है, उस पर क्लिक कीजिए और ये नोट्स आपको मिल जाएंगी। तो देखिए फर्स्ट कॉलम में दिया है मास, वेट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और लास्ट में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सेकंड कॉलम में यूनिट दिए हुए हैं, मास पर सेकंड स्क्वायर या मिनट पर सेकंड स्क्वायर केजी है, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर है, न्यूटन है। और थर्ड इसमें जो है 0 एट द सेंटर, मेजर ऑफ इनर्शिया, बाद में सेम इन द एंटायर यूनिवर्स और लास्ट में है डिपेंड्स ऑन द हाइट। तो फर्स्ट जो है मास, उसका जोड़ी किससे लगेगा, उसका मैच किससे होगा, तो यूनिट मास का केजी होता है। और इधर आएगा मेजर ऑफ इनर्शिया, मास यानी इनर्शिया का मेजरमेंट, ऑब्जेक्ट का जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा उसका इनर्शिया। सेकंड है वेट, वेट का यूनिट होता है न्यूटन और उसे मैच करेगा 0 एट द सेंटर। अगर आप अर्थ के सेंटर पे जाओगे, अंदर जाओगे अर्थ के पास में सेंटर पे, तो आपका वेट कितना होगा, 0 होगा। थर्ड है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिपेंड्स ऑन द हाइट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड्स किस पर है, हाइट पर है। ठीक है, आप जितने ज़्यादा हाइट पर जाओगे, जैसे जैसे आप हाइट पर जाओगे वैसे वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वैल्यू में थोड़ा थोड़ा चेंज होना शुरू होता है। और लास्ट में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, उसका यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और बाद में है लास्ट कॉलम में सेम इन द इंटायर यूनिवर्स, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू चेंज नहीं होती, फिक्स है जो हमें न्यूटन ने दी है। ठीक है, सेकंड देखिए क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सेकंड क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। उसमें फर्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास और वेट का डिफरेंस हमें बताना है। बाद में विल द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ बी सेम एज देयर वैल्यू ऑन मास। और उसने पूछा है कि किसी ऑब्जेक्ट का मास अर्थ पर और मार्स पर सेम होगा क्या, अगर है तो क्यों है, अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं है, वाई, वो भी पूछा है। तो पहले तो वेट ही देख लेते हैं हम। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन मास और वेट पर आया तो यही आएगा डिफरेंस वाला। ठीक है, मास का देख लिया फर्स्ट पॉइंट, एक एक पॉइंट लूँगा मैं। हाँ, एक मास का पॉइंट, एक वेट का पॉइंट, दूसरा मास का पॉइंट, दूसरा वेट का पॉइंट, ऐसा मैं आपको कंपेयर करके सिखाऊंगा। और अगर इसका क्वेश्चन आता है एग्जाम में मास और वेट का डिफरेंस का, तो आपको ऐसा ही लिखना होगा टेबल फॉर्म में। कभी भी डिफरेंस के क्वेश्चन ऐसे ही लिखने चाहिए, एक के नीचे एक मत लिखिए। डिफरेंस यानी कंपैरिजन होता है और कंपैरिजन कभी भी एक दूसरे के सामने ही होती है। देखिए मास में क्या है, द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। मास किससे कहते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट जिस मटेरियल से, जिस मैटर से बना हुआ है, तो उसमें वो मैटर कितना प्रेजेंट है उसे कहते हैं मास। सपोज एक बॉक्स है, पेपर से बना हुआ, कागज़ से बना हुआ एक बॉक्स है, तो उस बॉक्स में कागज़ कितना है, सपोज 1 केजी कागज़ है, तो 1 केजी उसका मास हुआ उस ऑब्जेक्ट का। ओके, वेट देखिए, द वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कुछ फोर्स उस पर लगाती है, वो फोर्स यानी उस ऑब्जेक्ट का वेट हुआ। ठीक है, इधर देखिए सेकंड पॉइंट, इट हैज़ अ मैग्नीट्यूड बट नॉट ए डायरेक्शन। मास बताते वक्त, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास बताते वक्त हम डायरेक्शन नहीं बताते, हम बताएंगे 2 केजी, 3 केजी, 4 केजी, 5 केजी। कभी भी हम ऐसा बोलेंगे कि 2 केजी नॉर्थ में है,
और उस ऑब्जेक्ट का मास 4 kg साउथ में है तो नहीं। मास बताते वक्त कभी भी हम डायरेक्शन नहीं बताते, सिर्फ नंबर बताते हैं यानी मैग्नीट्यूड बताते हैं, ठीक है। 2 kg मास है, 2 यानी क्या मैग्नीट्यूड, 4 kg मास है, 4 यानी क्या मैग्नीट्यूड, ठीक है। इधर देखिए इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, लेकिन वेट को मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। वेट यानी क्या, अर्थ जो फोर्स लगा रही है ऑब्जेक्ट पर वो फोर्स, अर्थ कभी भी फोर्स कहाँ पर लगाती है, नीचे के ही डायरेक्शन में लगाती है, यानी फोर्स भी आ गया, डायरेक्शन भी आ गई, इसलिए वेट क्या है, वेट को मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। थर्ड पॉइंट देखिए, इट डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट का मास अकॉर्डिंग टू प्लेस चेंज नहीं होता। अगर एक चेयर है वो 2 kg की है तो उसका मास 2 kg यहाँ पर होगा। अगर आप उसे दूसरे शहर में लेके जा रहे हो, मुंबई में, उसका मास 2 kg रहेगा। आप उसे दूसरे कंट्री में ले जा रहे हो, सपोज स्विट्ज़रलैंड में, तो उसका मास 2 kg रहेगा। आप उसे दूसरे प्लैनेट पर ले जा रहे हो, मून पर, तो भी उसका मास 2 kg रहेगा, ठीक है। प्लेस चेंज किया तो ऑब्जेक्ट का मास चेंज नहीं होता। वेट में देखिए, चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, लेकिन वेट चेंज हो सकता है, क्योंकि वेट यानी क्या, अर्थ जो फोर्स लगा रही है ऑब्जेक्ट पर नीचे से, वो फोर्स यानी वेट। तो मुझे बताइए, ग्रेविटेशनल फोर्स मून पर तो कम है ना, अर्थ पर ज़्यादा है, यानी एक चेयर का वेट अर्थ पर जितना है उससे कम मून पर होगा, क्योंकि वेट किस पर डिपेंड है, ग्रेविटेशनल फोर्स पर, और ग्रेविटेशनल फोर्स मून पर तो कम होगा। तो अकॉर्डिंग टू प्लेस किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट चेंज हो सकता है, ठीक है। इधर देखिए, इट कैन नेवर बी ज़ीरो, मास कभी भी ज़ीरो नहीं होता, किसी भी ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ तो मास होगा ही। आप एटॉम को देख लीजिए, एटॉम आंखों से नहीं दिखता, फिर भी उसका मास होता है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एग्जिस्ट कर रहा है, चाहे वो आंखों से दिखो या ना दिखो, अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका मास होगा, ठीक है, ज़ीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो मास होगा ही। इधर देखिए, इट इज़ ज़ीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, बट वेट ज़ीरो हो सकता है। अगर आप अर्थ के सेंटर के पास में पहुंच गए तो आपके बॉडी का वेट ज़ीरो होगा, ओके। मास देखिए, इट्स एसआई यूनिट इज़ किलोग्राम, मास का यूनिट किलोग्राम है, और वेट इट्स एसआई यूनिट इज़ न्यूटन, तो ये आपको पता है। आ गया समझ में। उसके बाद में देखिए, हाँ, हमारा एक क्वेश्चन और उसमें रह गया था दूसरा, कि उसमें पूछा विल द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ बी सेम एज देयर वैल्यूज ऑन मार्स, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट का मास और वेट जो अर्थ पर है वही मार्स प्लैनेट पर होगा क्या, या फिर उसमें चेंजेस हो गए, वाई, उसका रीज़न भी देना है। तो देखिए, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी द सेम, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी द सेम ऑन द अर्थ एंड मास। हमने पहले ही सीखा है कि मास कभी भी चेंज नहीं होगा, किसी ऑब्जेक्ट का मास अर्थ पर जो है वही मार्स पर होगा, बट द वेट विल नॉट बी सेम, बट वेट विल नॉट बी सेम, बट वेट सेम नहीं होता, हमने अभी पढ़ा, अकॉर्डिंग टू प्लेस, क्योंकि वेट यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। अब किसी प्लैनेट पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा हो सकता है, किसी प्लैनेट का ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो सकता है, उस हिसाब से वेट कम ज़्यादा होगा, ठीक है। इसलिए बोला है कि द वेट विल नॉट बी द सेम बिकॉज द वैल्यू ऑफ जी ऑन मार्स इज डिफरेंट दैट ऑन द अर्थ, क्योंकि वेट यानी क्या, वेट इक्वल टू एम इंटू जी, जी यानी क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी एक तरह का फोर्स जो अर्थ लगा रही है नीचे से, वो मार्स पर कम हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, इसलिए वेट वहाँ पर ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है ख्याल में। तो हमने आंसर दिया, उसका रीज़न भी हमने दिया। उसके बाद में व्हाट आर फ्री फॉल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एस्केप वेलोसिटी और सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी एक एक मार्क का एक क्वेश्चन है, इसे कंबाइनली 5 मार्क का बना दिया गया है, यानी उसने डेफिनेशन पूछा है। हमारे सभी टॉपिक हो चुके हैं, फ्री फॉल का भी वीडियो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी वीडियो है, एस्केप वेलोसिटी का भी वीडियो मैंने बनाया है, सेंट्रीपिटल फोर्स का भी वीडियो है। सभी वीडियो देखेंगे तो आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट पता चलेगा। फिर भी यहाँ पर 1 मार्क के लिए आया तो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। फ्री फॉल यानी क्या, देखिए, whenever an object moves under the influence of the force of gravity alone, it is said to be free fall, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अगर मूव कर रहा है, एक जगह से दूसरे जगह पर मूव कर रहा है सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो उसे फ्री फॉल कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, कोई बॉल आप छोड़ रहे हो तो नीचे गिरेगा, किस वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो वो भी फ्री फॉल हुआ। जैसा मून अर्थ के अराउंड घूम रहा है, किस वजह से, तो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, इसलिए वो भी फ्री फॉल हुआ। सेकंड देखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी क्या, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है लेकिन
किस वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से वो एक्सीलरेट हो रहा है, तो उसे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। अब एक्सीलरेशन यानी क्या होता है, तो चेंज इन वेलोसिटी। कभी भी वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है, चाहे वो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो उसे कहते हैं एक्सीलरेशन, ठीक है। और ये एक्सीलरेशन यानी इस वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है ना, वो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से चेंज हो रही है, तो उसे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, किसी बॉल को आप छोड़ दो तो वो नीचे गिरेगा। नीचे क्यों गिरा बॉल, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, और जैसे जैसा नीचे गिरा उसका स्पीड बढ़ता गया, उसकी वेलोसिटी बढ़ती गई, यानी ऑब्जेक्ट ने एक्सीलरेशन परफॉर्म किया। किस वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, इसलिए वो हुआ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डिटेल में वीडियो है, आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख लीजिए। एस्केप वेलोसिटी यानी क्या होता है, व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, किसी बॉडी को आप अर्थ के सरफेस से ऊपर फेंक रहे हो, अपवर्ड फ्रॉम द surface of the earth, the minimum initial velocity of the body, the minimum initial velocity यानी शुरुआत की velocity, जब वो ऑब्जेक्ट को आप फेंकोगे नीचे से ऊपर, the minimum initial velocity of the body for which the body is able to overcome the downward pull by the earth, यानी आप अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हो तो आपको इतनी वेलोसिटी उसको देना पड़ेगा कि अर्थ जो नीचे से डाउनवर्ड पुल लगाती है, यानी अर्थ जो नीचे से डाउनवर्ड फोर्स लगाती है, उसे अपोज कर कर वो ऑब्जेक्ट ऊपर चला जाना चाहिए, यानी एस्केप होना चाहिए, यानी वो निकल जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ऐसी वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो ग्रेविटेशनल फोर्स को अपोज करके ऑब्जेक्ट बाहर निकल जाएगा, उस वेलोसिटी को हम एस्केप वेलोसिटी कहेंगे, यानी वो अर्थ से एस्केप हो जाएगा, निकल जाएगा। और अर्थ से एस्केप होना है, अर्थ से बाहर जाना है, यानी उसे बहुत वेलोसिटी लगेगी, क्योंकि अर्थ जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो अर्थ नीचे नहीं खींचेगी क्या, फिर वेलोसिटी इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि अर्थ अगर नीचे से खींच भी रही है तो आप उससे अपोज करके ऊपर निकल जाओगे, एस्केप हो जाओगे। तो इतनी वेलोसिटी चाहिए आपको, तो उसे ही कहेंगे एस्केप वेलोसिटी, और वो होती है 11.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं गलत नहीं है तो यही है। सेंट्रीपिटल फोर्स, in uniform circular motion of a body, force acting on a body is directed toward the center of the circle। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो उस ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो ये सेंटर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो इस ऑब्जेक्ट पर सेंटर की ओर से एक फोर्स लगेगा, उसे ही कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। आखिर में नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, राइट द 3 लॉज गिवन बाय केपलर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू करके रखिएगा, एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। केपलर्स के 3 लॉ, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी दिया है, उसमें डायग्राम भी है। इसमें ये नोट्स में डायग्राम नहीं दे सका मैं, किस वजह से, तो नोट्स तो है लेकिन आप वीडियो भी देख लीजिए, ठीक है। अब मैं इसे डिटेल नहीं बताता, ऑलरेडी ये है, ठीक है, इसका वीडियो है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, अ स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी u। किसी स्टोन को हम ऊपर फेंक रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी से, ये स्टोन को हमने ऊपर फेंका, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u रिचेस अ हाइट h, यानी ये इतने हाइट पर पहुंच गया, यहाँ पर पहुंच गया, हमने नीचे से उसको ऊपर फेंका है तो h हाइट पर वो पहुँच गया। रिचेस अ हाइट h बिफोर कमिंग डाउन। अब अगर आपने ऊपर फेंका है स्टोन तो नीचे भी आएगा ना, पर नीचे आने से पहले, बिफोर कमिंग डाउन, शो दैट द टाइम टेकन टू गो अप इज सेम एज द टाइम टेकन टू कम डाउन। यानी नीचे, ऊपर तो गया वो स्टोन, नीचे आने से पहले उसे ऊपर जाने को जितना टाइम लगा, ठीक है, और नीचे आने को जितना टाइम लगा, ये सेम है, ये आपको बताना है कि स्टोन जब ऊपर गया, समझ लो उसे 2 मिनट लगे होंगे, तो नीचे आते वक्त भी उसे 2 मिनट ही लगे, ये आपको शो करके बताना है। टाइम टेकन टू गो अप यानी ऊपर जाने वाला इज अ सेम दैट टाइम टेकन टू कम डाउन, ठीक है। तो ऊपर जाने वाला और नीचे जाने वाला टाइम सेम होगा। सपोज ऊपर जाते वक्त टाइम t1 है और नीचे आते वक्त टाइम t2 है, तो हमें क्या शो करना होगा, हमें शो करना होगा t1 इक्वल टू t2, हमें ये करके बताना होगा, वही हम यहाँ पर बताएंगे, ठीक है।
इसके लिए हम न्यूटन के 3 इक्वेशन यूज़ करेंगे मोशन के, जो 9 क्लास में हो चुके हैं। ये तीनों भी इक्वेशन 9 क्लास में हो चुके हैं। 9 क्लास का किताब खोलिए, देखिए, ठीक है। इसलिए पिछले क्लास का हमें पता होना चाहिए, ठीक है। चाहे एग्ज़ाम हो या ना हो, नॉलेज हर चीज़ का होना ज़रूरी है, ये बात जान लीजिए, ठीक है। भले ही इस साल एग्ज़ाम हो रही है, अगर नहीं भी होती तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी था, वरना आपको 11-12 में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। देखिए 3 मोशन के इक्वेशन लिए। अब हमने क्या देखा कि एज द स्टोन मूव्स अपवर्ड फ्रॉम ए टू बी, अगर ये पॉइंट ए है तो स्टोन को हमने ऊपर फेंका, यहाँ पर ये पॉइंट बी है सपोज, ठीक है। तो एज द स्टोन मूव्स अपवर्ड फ्रॉम ए टू बी, अगर ऊपर फेंका तो देखिए उसे टाइम लग रहा है, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहाँ से वो यहाँ तक गया, डिस्प्लेसमेंट यस यानी ए बी यानी उसकी हाइट, ठीक है। टाइम हमने t1 ले लिया यहाँ पर। एक्सीलरेशन क्या हुआ, -g। अब एक्सीलरेशन यानी ए की वैल्यू हम g लेते हैं। अब वो माइनस क्यों हुई, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका ऊपर गया है और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे लगती है हमेशा, लेकिन आपका ऑब्जेक्ट ऊपर गया है ना, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में गया है, इसलिए माइनस साइन है। माइनस इंडिकेट क्या करता है कि आपका ऑब्जेक्ट ऊपर गया, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में गया। बाद में u इनिशियल वेलोसिटी u लिया हमने, और फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, ठीक है, क्योंकि अभी वो ऊपर गया है। तो आगे चलते हैं। सो ऑल द वैल्यूज पुट इन द इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 कौन सा है देख लीजिए, यस इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, उसमें हमने वैल्यू रख दी, तो यच इक्वल टू यू की वैल्यू 0 आ गई, माइनस हाफ, बाद में हाफ ए टी स्क्वायर, ए की वैल्यू हमारे पास में है -g इंटू टी स्क्वायर था, तो यहाँ पर हमारे पास टी की वैल्यू कौन सी है, t1 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और उसमें से 0 चला गया तो हमें कौन सी वैल्यू मिल रही है, वहाँ पर हमें ये वैल्यू वहाँ पर मिल रही है, सॉरी, हमें ये वैल्यू मिल गई है, ओके। अब स्टोन को ऊपर फेंका था ए से बी तक, ये ए से बी तक ऊपर गया था ना। अब क्या देखेंगे, स्टोन मूव्स डाउनवर्ड फ्रॉम बी टू ए, अब स्टोन नीचे आ रहा है, ये गया था ऊपर, अब आ रहा है नीचे बी से ए तक, ठीक है। तो जब ऊपर से नीचे से ऊपर गया तो हमें ये इक्वेशन मिला। अब ऊपर से नीचे आएगा तो देखते क्या होता है, तो t इक्वल टू t2 यानी टाइम अब हम t2 लेंगे। अब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएंगी क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट यानी यस इतना डिस्प्लेसमेंट जो है वो h है, ठीक है। हाइट यानी ही डिस्प्लेसमेंट हुआ वहाँ पर। a की वैल्यू अब g रहेगी, अब माइनस नहीं रहेगा g, क्योंकि नीचे ही आ रहा है ना आप, ठीक है। सो ऑल द वैल्यूज पुट इन द इक्वेशन 3, फिर से इक्वेशन 3 में वैल्यू रखी है हमने और हमें इक्वेशन मिल गया ये। तो जब ऊपर से नीचे आया तो ये इक्वेशन मिला, नीचे से ऊपर गया तो ये इक्वेशन मिला, दोनों भी इक्वेशन को इक्विवेट किया हमने, t1 स्क्वायर इक्वल टू t2 स्क्वायर हमें मिल जाता है जब हम दोनों भी इक्वेशन को क्या करते हैं, इक्विवेट करते हैं। यानी आमने सामने जब हम दोनों भी इक्वेशन को लिखेंगे तो सब कैंसिल हो जाएगा, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, जी कैंसिल हो जाएगा उसमें का, ठीक है। देखिए ना, अगर आप इक्वेशन इक्विवेट करोगे तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में देखिए ना हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा। इक्विवेट करना है क्या, अगर आपने ऐसा लिखा हाफ जी t1 स्क्वायर और इधर लिखा हाफ जी t2 स्क्वायर, तो हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, जी कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा t1 स्क्वायर इक्वल टू t2 स्क्वायर, यानी ये दोनों का स्क्वायर निकल दिया तो क्या मिल गया, t1 इक्वल टू t2। हमने शो कर दिया कि ऑब्जेक्ट ऊपर जाते वक्त टाइम t1 और नीचे आते वक्त टाइम t2 दोनों भी इक्वल है, ठीक है, आया ख्याल में। तो इस तरह से हमने डेरिवेशन दे दिया। अगला क्वेश्चन, इफ द वैल्यू ऑफ जी सडनली बिकम ट्वाइस, इफ द वैल्यू ऑफ जी सडनली बिकम ट्वाइस it will become 2 times more difficult to pull a heavy object along a floor। यानी g की वैल्यू अगर ट्वाइस हो जाती है, g की वैल्यू होती है, g की जो वैल्यू होती है वो है g की वैल्यू g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर नीचे आ रहा है, आप उससे छोड़ रहे हो और वो ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है अर्थ के तरफ, तो वो एक्सीलरेट करेगा, कितना एक्सीलरेट करेगा,
9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक्चुअली ये वैल्यू है 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हम उसे राउंड फिगर में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतने एक्सीलरेशन से वो ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट होते हुए नीचे आएगा। लेकिन अब क्वेश्चन है, इफ़ द वैल्यू ऑफ जी सडनली बिकम ट्वाइस, ये वैल्यू डबल हो जाती है, यानी इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डबल हो जाएंगे ये वैल्यू। इट विल बिकम 2 टाइम्स मोर डिफिकल्ट टू पुल हेवी ऑब्जेक्ट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अब जब अगर ये वैल्यू डबल हो जाती है तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप उठाओगे तो आपको 2 टाइम क्या करेगा, डिफ़िकल्ट होगा, यानी आपको ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। ऐसा क्यों भाई? अगर जी की वैल्यू डबल हो जाती है तो किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाते वक्त आपको ज़्यादा जोर उस पर लगाना होगा। ठीक है, ऐसा क्यों? तो आंसर देखिए, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइन एज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट। यानी अगर जी की वैल्यू डबल हो जाती है तो किसी भी चीज़ को उठाने के लिए हमें ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर जी की वैल्यू का फॉर्मूला तो देखिए, वेट काय पर डिपेंड होता है, सॉरी वेट देखिए, वेट का फॉर्मूला है वेट इक्वल टू mg। अब इसमें पहला स्टेटमेंट क्या है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइन एज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट। वेट यानी एक तरह का फोर्स जिससे अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। बाद में द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड, ये ऐड हो गया, यहाँ पर एंड चाहिए, एंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी ये फॉर्मूला, वेट किस पर डिपेंड होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास और ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू यानी जी पर। इफ़ द वैल्यू ऑफ जी इज़ डबल, अगर इसमें जी की वैल्यू ही डबल हो जाती है, इस फार्मूले में जी की वैल्यू डबल हो जाती है, फार्मूला है W इक्वल टू mg, और जी की वैल्यू ही डबल हो जाती है, द अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट ऑल्सो बिकम अ ट्वाइस। अगर जी की वैल्यू डबल हो गई तो इसका सीधा इफेक्ट वेट पर गिरेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट पर उसका वेट बढ़ जाएगा। अगर वेट बढ़ जाएगा तो आपको उठाने को ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। ठीक है, सीधी बात है। Thus the object become twice as heavier, it harder to pull along the floor। इसलिए ऑब्जेक्ट आपको जितना आप पहले जोर लगा रहे थे उससे डबल जोर आपको लगाना पड़ेगा अगर जी की वैल्यू ट्वाइस हो गई तो, क्योंकि जी की वैल्यू ट्वाइस हो गई, डबल हो गई तो वेट भी डबल हो जाएगा उसका। ठीक है, बाद में देखिए, एक्सप्लेन व्हाई द वैल्यू ऑफ जी इज 0 एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। आप अगर अर्थ के सेंटर पर जा रहे हो, अर्थ के नीचे चले गए आप सेंटर पे, तो आपका जो सॉरी जी की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। बोलते क्यों? ठीक है, चलो बताते हैं क्यों। तो देखिए, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, यानी जी की जो वैल्यू है अर्थ सरफेस पर उसका एक फॉर्मूला है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये जी का फॉर्मूला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, अर्थ सरफेस पर इतनी वैल्यू होती है जी की। अब देखिए, द वैल्यू ऑफ जी डिपेंड ऑन द मास ऑफ द अर्थ। अब इस फॉर्मूले में देख कर पता चलता है जी की वैल्यू मास पर डिपेंड है, कैपिटल एम में अर्थ का मास, एंड रेडियस ऑफ द अर्थ, ये जो आ रहा है ये रेडियस है अर्थ का। ठीक है, तो जी की वैल्यू इन तीनों इस पर डिपेंड है, कैपिटल जी पर, कैपिटल एम यानी अर्थ के मास पर, और आर यानी अर्थ के रेडियस पर। देखिए, आवर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ डिक्रीजेस एंड नो लॉन्गर रिमेन इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। यानी जैसे जैसे आप अर्थ के सेंटर पर जाओगे, अंदर अंदर जाओगे, मुझे बताइए कि ये अर्थ का सेंटर है, आप जैसे जैसे अंदर जाओगे तो रेडियस कम होगा ना। पहले रेडियस इतना होगा, आप अर्थ पर खड़े हो, आप अगर यहाँ पर आ गए नीचे तो आपका रेडियस इतना हो जाएगा, आप अगर यहाँ पर आ गए तो आपका रेडियस इतना हो जाएगा। यानी जैसे जैसे आप अर्थ के सेंटर की तरफ जाओगे तो रेडियस की वैल्यू कम नहीं होगी क्या? रेडियस क्या होगा? कम होगा। तो और डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ डिक्रीजेस, रेडियस यानी एक तरह से हमारा जो डिस्टेंस है, जैसे जैसे हम अर्थ के सेंटर के पास जाएंगे तो हमारा जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? कम होगा अर्थ के सेंटर से, और डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ डिक्रीजेस एंड नो लॉन्गर रिमेन इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, और रेडियस की इतना तो होगा ही नहीं, कम हो जाएगा। along with the distance the part of the earth which contribute toward the gravitational force feels also decrease है। उस वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए जो पार्ट अर्थ का कंट्रीब्यूट करता है, जिस वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है अर्थ, वो डिक्रीज होता है, यानी डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ यम, यानी अर्थ का मास डिक्रीज होने लगता है। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे आपका डिस्टेंस कम होने लगता है अर्थ के सेंटर से, और जो पार्ट जिस वजह से अर्थ क्या कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, यानी एक तरह से अर्थ का मास वो कम होने लगता है। उसका रिजल्ट क्या मिलता है? ड्यू टू द कंबाइंड रिजल्ट ऑफ चेंज इन आर एंड यम, दोनों का भी रिजल्ट, दोनों भी चेंज होते हैं वहाँ पर।
तो उसका कंबाइन रिजल्ट ये मिलता है कि वैल्यू ऑफ जी बिकम अ 0 एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, और उस वजह से जी की वैल्यू भी सेंटर क्या हो जाती है, 0 हो जाती है अर्थ के सेंटर पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लेट द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम अ स्टार dt prove that it was at a distance of 2r from the star, its period of revolution is 80। यानी ऑब्जेक्ट अगर रिवॉल्यूशन परफॉर्म कर रहा है, सपोज ये सन है, ये प्लैनेट है, और ये प्लैनेट ऐसा रिवॉल्यूशन परफॉर्म कर रहा है, तो इसने पूछा लेट द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट एट अ डिस्टेंस, और ये दोनों का डिस्टेंस है r बोलते, तो ये जो रिवॉल्यूशन परफॉर्म कर रहा है ना प्लैनेट, वो कर रहा है t, इतना रिवॉल्यूशन परफॉर्म कर रहा है वो t यानी टाइम। अगर ये डिस्टेंस 2r हो जाता है तो ये जो टाइम है पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन यानी कैपिटल T वो हो जाएगा 8t। अगर आपका ये डिस्टेंस डबल हो जाता है तो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन 8t हो जाएगा, ये आपको प्रूव करके बताना है। ठीक है, अगर ये डिस्टेंस ट्वाइस होता है तो आपका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन भी 8 टाइम बढ़ जाएगा, ये आपको प्रूव करके बताना है। तो देखिए बता देते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू द केपलर्स लॉ, केपलर्स का लॉ क्या करता है, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दीजिए। हाँ, टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये इतना आप कर दीजिए। तो केपलर्स का थर्ड लॉ है ये। ठीक है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मीन डिफरेंस यानी आर क्यूब का। इसके लिए केपलर्स लॉ का वीडियो हमारा देख लीजिए आप। ठीक है, वेयर के इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, फिर वहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी का जो साइन है ये इसको हटाकर वहाँ पर हमने डाल दिया के। वेयर के इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, देखिए व्हेन द प्लैनेट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r फ्रॉम द स्टार, अगर ये जो डिस्टेंस है ये अगर ट्वाइस हो जाता है, जैसा क्वेश्चन में बोला है कि डिस्टेंस अगर ट्वाइस हो जाता है तो इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन t विल बी, तो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होगा वो हम अब बताएंगे। तो नीचे देखिए हमने लिया t डैश स्क्वेयर, टी डैश स्क्वेयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब r कितना हो गया 2r हो गया, तो हम क्या करेंगे 2r इसका क्यूब कर देंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2r क्यूब, क्योंकि क्वेश्चन में उसने पूछा कि अगर r ट्वाइस हो जाता है तो हमें पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन 8t मिलेगा, वो हमें बताना है। तो हम बताने के लिए क्या करेंगे, टी डैश लेंगे पहले, टी डैश स्क्वेयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r क्यूब था तो हम 2r क्यूब कर देंगे। उसके बाद में ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हंसा है तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। फिर हमें ये एक इक्वेशन मिला था, हमें ये एक इक्वेशन मिला है, दोनों को हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे इक्वेशन को। इक्वेशन को जब डिवाइड करेंगे तो देखिए ये लाइन क्या मिलेगा हमें, मैं आपको डिवाइड करके भी बताता हूँ। यहाँ पर टी स्क्वेयर बाद में टी डैश स्क्वेयर इक्वल टू टी स्क्वेयर का क्या था वहाँ पर के आर क्यूब, और इधर आ जाएगा 2r क्यूब, के तो यहाँ पर भी आएगा, के कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या बचा आर भी क्या आर क्यूब भी कैंसिल हो जाएगा। ये 2r क्यूब है ना, तो यहाँ पर इसका ब्रैकेट में 8 हो जाएगा, ब्रैकेट से बाहर 2 का क्यूब 8, आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचा क्या है टी स्क्वेयर अपॉन टी डैश स्क्वेयर इक्वल टू 1/8 बचा। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों का स्क्वायर निकाल देंगे, टी स्क्वायर और टी डैश स्क्वायर, और दोनों का स्क्वायर निकालने के बाद में क्या बचता है, दोनों का स्क्वायर निकाल लिया तो ऊपर टी बचेगा, नीचे टी डैश बचेगा, इक्वल टू आ जाएगा 1/8। ठीक है, तो हम क्या करते हैं अब टी डैश को, ये 8 को हम इधर ले जाते हैं और टी डैश को इधर ले जाते हैं, तो क्या आ जाएगा टी डैश इक्वल टू 8t। तो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन हमने 8t दिखा दिया निकल के, अगर r ट्वाइस होता है तो आया ख्याल में। तो इस तरह से मैंने आपको एक्सरसाइज समझा कर दिए है। बाकी एक्सरसाइज बाकी एग्ज़ाम चैप्टर में के पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, वो भी मत छोड़िए। पहले तो एक्सरसाइज अच्छा कीजिए, एक्सरसाइज अच्छा, और एक्सरसाइज में के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑलरेडी हमारे टॉपिक में हो चुके हैं, उसकी वीडियो ऑलरेडी है, जाकर देख लीजिए। ओके, अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।